हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको दुनिया में हुए सबसे बड़े लॉटरी स्कैम की वो अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे न कभी किसी ने सुना और ना ही देखा। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा लॉटरी स्कैम इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि 28 दिसंबर सन 2010 की शाम को जब लाखों लोगों के सामने इस लॉटरी के जैकपॉट नंबर्स को खोला गया, तब ये सभी नंबर किसी एक लॉटरी टिकट से मैच हो गए और उसमें जीते जाने वाली रकम थी $24 मिलियन। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि कई महीने गुजरने के बाद भी इस लॉटरी जैकपॉट को कोई क्लेम करने नहीं आया और इस बात ने लॉटरी कंपनी के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। वो इस बात से हैरत में थे कि कैसे कोई शख्स इतनी बड़ी रकम के लॉटरी जैकपॉट को छोड़ सकता है, और साथ ही साथ उन्हें यह भी लगने लगता है कि हो सकता है कि इस शख्स ने लॉटरी जैकपॉट का टेलीकास्ट टीवी पर ना देखा हो या उसकी मौत हो गई हो। मगर जब लॉटरी जैकपॉट की रकम को क्लेम ना करने की वजह उनके सामने आई, तब लॉटरी कंपनी के साथ साथ अमेरिकन पुलिस के भी होश उड़ गए। हालांकि लॉटरी कंपनी ने एक रूल भी बना रखा था कि या तो लॉटरी के इनाम को 1 साल के अंदर क्लेम कर लिया जाए या फिर लॉटरी जैकपॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। मगर इसके बावजूद भी लगभग 11 महीने गुजर चुके थे और कोई इस लॉटरी के इनाम को क्लेम करने नहीं आया। लॉटरी ऑफिशियल अब बस 1 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उस लॉटरी जैकपॉट को कैंसिल कर सकें, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने लॉटरी गेमिंग की दुनिया को हिला कर रख दिया। 1 साल पूरा होने के 10 दिन पहले ही लॉटरी कंपनी न्यूज़ चैनल पर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि वो 10 दिन बाद इस लॉटरी जैकपॉट को कैंसिल कर देंगे, और इसी दौरान उनके ऑफिस के सभी फ़ोन्स पर बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। इन कॉल्स की दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस लॉटरी जैकपॉट को जीतने का झूठा दावा कर रहे थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनसे टिकट के सीरियल नंबर के बारे में पूछा गया तब वो सही सीरियल नंबर नहीं बता पाए। लगातार बढ़ते कॉल्स और दावेदारों को देखते हुए लॉटरी कंपनी पुलिस की मदद लेने का फैसला करती है। हालांकि लॉटरी कंपनी ये बात जानती थी कि ये टिकट कहाँ से खरीदा गया है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये टिकट खरीदा किसने है, क्योंकि जिस स्टोर से टिकट खरीदा गया था उस स्टोर का सीसीटीवी फुटेज उनके पास नहीं था। इस केस की बागडोर संभालने के बाद पुलिस सबसे पहले उस स्टोर पहुंचती है जहां से टिकट खरीदा गया, और स्टोर पहुंचने के बाद वो लोग घंटों सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करते हैं। लगातार कई घंटे चली छानबीन के बाद पुलिस के सामने एक फुटेज आता है जिसे देखने के बाद पुलिस और ज़्यादा परेशानी और कश्मकश में पड़ जाती है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसका सर एक काली हुडी से ढका हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये वही शख्स था जिसने लॉटरी टिकट खरीदा था, और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके सर के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, और उसने अपना चेहरा जानबूझकर छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से कैमरा के किसी भी एंगल में उसका चेहरा सामने नहीं आया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये शख्स है कौन और इसने अपनी पहचान क्यों छुपा रखी है। ये पूरा मामला अब एक लॉटरी टिकट केस से मुड़कर एक ऐसे केस की तरफ इशारा कर रहा था जो दिन ब दिन एक अनसुलझी गुत्थी बनता जा रहा था। अब पुलिस महज इस लॉटरी टिकट के विनर को ही नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि वो एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी जिसने उनके सामने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस लॉटरी टिकट को कैंसिल होने में महज 1 हफ्ते का वक्त बचा था, और तभी लॉटरी कंपनी के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की दूसरी तरफ जो शख्स था वो अपना नाम फिलिप जॉनस्टन बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो कनाडा का एक लॉयर है। फिलिप कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ में लॉटरी ऑफिसर से कहता है कि ये लॉटरी जैकपॉट उसे लगा है और वो चाहता है कि वो इस लॉटरी का इनाम उसे दे दें। चूँकि लॉटरी ऑफिस में कई झूठे दावेदारों के फ़ोन आ रहे थे, इसीलिए लॉटरी ऑफिसर फिलिप से लॉटरी टिकट का सीरियल नंबर मांगता है, जिसके जवाब में फिलिप उसे सीरियल नंबर बता देता है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सीरियल नंबर लॉटरी कंपनी के रिकॉर्ड से मैच हो जाता है। लॉटरी ऑफिसर को लगने लगता है कि आखिरकार इस लॉटरी जैकपॉट का विनर मिल गया है, मगर जैसे ही वो फिलिप की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उससे और सवाल पूछता है, उससे फिलिप की पहचान पर और कई सवालिया निशान दिखाई देने लगते हैं। लॉटरी ऑफिसर फिलिप से पूछता है कि जिस दिन उसने लॉटरी टिकट खरीदा था उस दिन उसने क्या कपड़े पहन रखे थे। इस सवाल के बाद फ़ोन पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है, और फिर फिलिप ऑफिसर को बता देता है कि उसने क्या कपड़े पहन रखे थे। ये सुनते ही ऑफिसर समझ जाता है कि फिलिप झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके बताए हुए कपड़े और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे शख्स के कपड़े आपस में मैच नहीं हो रहे थे। अब ऑफिसर फिलिप से और बारीकी से सवाल करने लगता है, जिसकी वजह से फिलिप घबरा जाता है और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, जिसके बाद फिलिप की तरफ से फ़ोन काट दिया जाता है। इस फ़ोन कॉल के बाद कई सवाल सामने आते हैं और पुलिस और लॉटरी कंपनी को लगने लगता है कि क्या फिलिप ही इस लॉटरी जैकपॉट का विनर है, या ये भी एक झूठा दावेदार था जिसने लॉटरी के पैसों के लिए उन्हें कॉल किया था। पुलिस और लॉटरी ऑफिसर को जिस बात ने सबसे ज़्यादा चौंकाया वो थी लॉटरी टिकट का सीरियल नंबर, जिसे फिलिप ने बिल्कुल सही बताया था, मगर साथ ही साथ गलत बताए गए कपड़ों ने उन्हें पूरी तरह कश्मकश में डाल दिया था। अब इस तहकीकात में एक नाम पुलिस के हाथ लग चुका था, और वो था फिलिप जॉनस्टन। पुलिस अब फिलिप जॉनस्टन की तहकीकात में जुट जाती है कि तभी इस कॉल के कुछ दिन बाद फिर से लॉटरी ऑफिस के फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार भी फ़ोन की दूसरी तरफ फिलिप जॉनस्टन ही था, मगर इस बार उसकी कहानी पूरी तरह बदली हुई थी।
इस बार फिलिप लॉटरी ऑफिसर से कहता है कि उसने उनसे झूठ बोला था कि वो लॉटरी टिकट ओनर है, बल्कि इस लॉटरी टिकट का ओनर उसका एक क्लाइंट है जो ये चाहता है कि फिलिप ये लॉटरी के पैसे ले जाकर उसे दे दे और उसे किसी के सामने ना आना पड़े। फिलिप लॉटरी ऑफिसर से ये भी कहता है कि वो उनके पास लॉटरी टिकट लेकर आएगा और वो लोग बदले में लॉटरी जैकपॉट की रकम सीधा उसके क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। चूँकि लॉटरी कंपनी ने साफ रूल्स बना रखे थे कि लॉटरी के इनाम की रकम लेने के लिए लॉटरी टिकट के ओनर को ही आना पड़ेगा, और इस बात की खबर वो लोग फिलिप को देते हुए उसे लॉटरी की रकम देने से मना कर देते हैं। फिलिप इस बार भी लॉटरी ऑफिसर की बात सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ़ोन काट देता है। लॉटरी ऑफिसर को बार बार ये सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर ये शख्स सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए इतनी बड़ी रकम का लॉटरी टिकट किसी और को क्यों दे रहा है, और ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। दिन ब दिन ये केस और उलझता जा रहा था और पुलिस तहकीकात के इतिहास में एक ऐसा केस बन गया जिसे ना वो लोग समझ पा रहे थे और ना ही उन लोगों ने कभी ऐसे केस पर काम किया था। पुलिस अब जल्द से जल्द उस लॉटरी टिकट के विनर को ढूंढ निकालना चाहती थी, क्योंकि एक वही शख्स था जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकता था। 28 दिसंबर सन 2011 को आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इस लॉटरी टिकट को क्लेम करने का आखिरी दिन था और जिसके अगले दिन लॉटरी कंपनी इस लॉटरी को कैंसिल करने वाली थी। लॉटरी कंपनी के ऑफिस में सभी लोग रोज़ की तरह अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि तभी लॉयर्स की एक पूरी टीम लॉटरी ऑफिस में घुसती है। इस बार ये लॉयर की टीम किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि एक कंपनी की तरफ से आई थी जिसका ऑफिस बेलीज नाम के एक शहर में था। बेलीज वो शहर है जहाँ लोग अपनी कंपनीज के हेडक्वार्टर बनाते हैं ताकि वो लोग टैक्स बेनिफिट उठा सकें और टैक्सेस को बचा सकें। लॉयर्स का वो ग्रुप लॉटरी कंपनी के ऑफिसर से कहता है कि ये लॉटरी जैकपॉट उस कंपनी को लगा है जिसे वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके बाद वो लॉटरी ऑफिसर फिर से एक बड़ी कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर इस लॉटरी जैकपॉट का असली विनर है कौन। चूँकि लॉटरी कंपनी अपने रूल के मुताबिक लॉयर के ग्रुप को जैकपॉट अमाउंट देने से मना कर देती है और कहती है कि टिकट ओनर को खुद ये प्राइस क्लेम करने के लिए आना होगा, जिसके बाद वो लॉयर का ग्रुप वहाँ से चला जाता है। इस मामले के बाद लॉटरी ऑफिसर्स इस बात की खबर पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस इस कंपनी की छानबीन में लग जाती है जिसका हेडक्वार्टर बेलीज में था। छानबीन में जो खुलासा पुलिस के सामने आया उसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। पुलिस को अपनी तहकीकात में ये पता चला कि ये कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है और इसका ऑफिस बेलीज में रजिस्टर्ड है, मगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा जो हुआ वो ये था कि इस कंपनी के साथ फिलिप जॉनसन का नाम जोड़ा था। वही फिलिप जॉनसन जो एक कैनेडियन लॉयर था और जिसने लॉटरी ऑफिस में फ़ोन करके ये कहा था कि वही इस लॉटरी जैकपॉट का विनर है। इस खुलासे ने पुलिस और लॉटरी कंपनी को और परेशान करके रख दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक कैनेडियन लॉयर बेलीज शहर में कंपनी का ऑफिस क्यों बनाएगा, वो भी लॉटरी जैकपॉट क्लेम करने के लिए जो उसने अमेरिका में जीती थी। तीसरी बार फिलिप जॉनसन का नाम सामने आते ही पुलिस बहुत तेज़ी से इस केस पर काम करना शुरू कर देती है और पुलिस फिलिप की लोकेशन पता लगाकर उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। पूछताछ के दौरान फिलिप पुलिस को बताता है कि ये लॉटरी टिकट उसे 2 लोगों ने दिया था, जिसमें पहले शख्स का नाम था रॉबर्ट सॉनफील्ड और दूसरे शख्स का नाम था रॉबर्ट रोड्स। फिलिप के बयान के मुताबिक यही वो 2 लोग थे जो अलग अलग लोगों के जरिए इस लॉटरी जैकपॉट को क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। ये 2 नाम सामने आने के बाद इस तहकीकात में अब एक नया मोड़ आ चुका था और पुलिस फौरन रॉबर्ट सॉनफील्ड और रॉबर्ट रोड्स की लोकेशन पता लगाकर उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस को जब उन दोनों ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी तब पुलिस हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उन दोनों की कहानी और फिलिप की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि उनका इस लॉटरी टिकट से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने किसी को इस जैकपॉट प्राइस क्लेम करने के लिए भेजा है। पुलिस के पास भी इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस उन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। कई घंटों चली पूछताछ के बाद जब पुलिस को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तब पुलिस उन्हें छोड़ देती है और इस केस को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये केस अनसुलझा केस बनकर फाइलों में बंद हो जाता है। हालांकि ये केस तो बंद कर दिया गया था, मगर इससे जुड़े सवाल अब भी लॉटरी कंपनी को परेशान कर रहे थे कि आखिर रॉबर्ट सॉनफील्ड और रॉबर्ट रोड्स का इस केस से क्या लेना देना था और क्या फिलिप वाकई में सच बोल रहा था। इस केस से जुड़ी अलग अलग कहानियां हर जगह लोगों की ज़बान पर थी और यही वो वजह थी कि इस केस के बंद होने के बाद भी एक पुलिस ऑफिसर अनऑफिशियली इस केस की तहकीकात में लगा रहा, क्योंकि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई इतनी बड़ी जैकपॉट लॉटरी को बिना क्लेम किए छोड़ दे, और साथ ही साथ अब उसे ये भी यकीन होने लगा कि हो ना हो इस लॉटरी जैकपॉट के पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम है। ये पुलिस ऑफिसर आखिरकार फैसला करता है कि वो इस केस को फिर से रीओपन कराएगा और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो सबके सामने उसी सीसीटीवी फुटेज को चलाना शुरू करता है जिसमें वो शख्स लॉटरी टिकट खरीदते हुए दिखाई दिया था और जिसका चेहरा किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो चलाने के बाद पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों से कहता है कि अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स को पहचानता है तो वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, जिसके बाद इस लॉटरी जैकपॉट से जुड़े ऐसे स्कैम का खुलासा होता है जिसने पूरी लॉटरी कंपनी और अमेरिकन पुलिस को हिलाकर रख दिया।
कॉल की दूसरी तरफ एक औरत थी जो इस लॉटरी कंपनी की एक ब्रांच में काम करती थी और वो औरत पुलिस को बताती है कि वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स को पहचानती है, जिसके बाद पुलिस को इस केस में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। वो औरत पुलिस को बताती है कि ये शख्स उसके साथ लॉटरी कंपनी में काम करता था जिसका नाम एडी टिप्टन है। टिप्टन उस लॉटरी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम का इंचार्ज था जिसका काम था लॉटरी ड्रॉ मशीन्स की देखरेख करना और उनमें आई किसी भी खराबी को सही करना ताकि उन मशीन्स के साथ छेड़छाड़ करके कोई फ्रॉड ना कर सके। कुल मिलाकर टिप्टन उस पूरी लॉटरी कंपनी का सॉफ्टवेयर गेट कीपर था जिसका काम था लॉटरी कंपनी को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाना, और इस हैरत अंगेज खुलासे ने इस पूरी केस की दिशा को ही बदल कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि टिप्टन जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम का इंचार्ज था, उसका इस लॉटरी जैकपॉट से क्या लेना देना। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश जो अब तक सुलझ नहीं पाई थी। अब पुलिस के हाथ उस शख्स की पहचान लग चुकी थी जिसे वो लोग कई सालों से ढूंढ रहे थे, और एडी टिप्टन का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खंगालना शुरू करती है ताकि उन्हें एडी टिप्टन के इस लॉटरी टिकट से जुड़े होने का कोई सबूत मिल सके। छानबीन करने पर पुलिस को यह पता चलता है कि टिप्टन कोलोराडो में एक बहुत आलीशान विला में रहता है जिसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर महंगी कार्स हैं। टिप्टन के इस आलीशान रहन सहन को देख पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ जाता है। हालांकि टिप्टन की उस लॉटरी कंपनी में काफ़ी अच्छी सैलरी थी, मगर फिर भी जिस शान शौकत की ज़िंदगी वो जी रहा था वो उसकी सैलरी से मैच नहीं करती थी। हालांकि लॉटरी कंपनी ने एक रूल बना रखा था कि लॉटरी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ लॉटरी नहीं खेल सकते थे, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकालकर लॉटरी कॉम्बिनेशंस को मैनिपुलेट कर सकते थे, जिससे लोगों के साथ फ्रॉड करके लॉटरी को जीता जा सकता था। इस एंगल को खंगालने के बाद भी पुलिस को टिप्टन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और वो उसे इस लॉटरी स्कैम से किसी भी तरह लिंक नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वो औरत जिसने टिप्टन के बारे में पुलिस को खबर दी थी, उसने सर्विलेंस कैमरा वीडियो में टिप्टन की आवाज़ से उसे पहचाना था, मगर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था क्योंकि वीडियो में चेहरा ना दिखाई देने की वजह से पुलिस इसके खिलाफ ना कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर पा रही थी और ना ही उसे गिरफ्तार कर पा रही थी। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, ये केस और ज़्यादा पेचीदा होता चला गया और पुलिस को भी अब ये लगने लगा था कि टिप्टन ही इस केस को सॉल्व कर सकता है, मगर उसके खिलाफ उन्हें बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे क्योंकि सिर्फ एक आवाज़ की बिना पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। पुलिस के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि वो किसी भी तरह टिप्टन और उस सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे शख्स के बीच कोई कनेक्शन को ढूंढें और साथ ही साथ ये भी पता लगाएं कि उसका रॉबर्ट सॉनफील्ड और रॉबर्ट रोड्स से क्या लेना देना है। इस कोशिश में पुलिस लिंक्डइन वेबसाइट पर पहुंचती है जहां उन्हें इस अनसॉल्व केस से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पुलिस को लिंक्डइन से यह पता चलता है कि रॉबर्ट सॉनफील्ड और रॉबर्ट रोड्स का टिप्टन से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये वही दोनों थे जिन्हें पुलिस ने एक बार अपनी तहकीकात के लिए बुलाया था, और साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट रोड्स टिप्टन की कंपनी में काम भी कर चुका है। अब पुलिस टिप्टन और रॉबर्ट सॉनफील्ड और रॉबर्ट रोड्स की कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगालना शुरू करती है, जहां कई घंटों चली तहकीकात के बाद उनके हाथ वो सबूत लग जाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। पुलिस को उन कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि जिस दिन ये लॉटरी टिकट खरीदा गया उस दिन टिप्टन और रॉबर्ट रोड्स 1 घंटे लगातार एक दूसरे से फ़ोन के जरिए कॉन्टैक्ट में थे। इस खुलासे के बाद पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती कि टिप्टन ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, और पुलिस इस पुख्ता सबूत की बिना पर टिप्टन, रॉबर्ट रोड्स और रॉबर्ट सॉनफील्ड को गिरफ्तार कर लेती है। इस लॉटरी स्कैम के लगभग 4 साल बाद यानी सन 2014 में ये पहली कामयाबी थी जो पुलिस के हाथ लगी थी, और अब उन्हें लगने लगता है कि वो लोग एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज करने के बहुत करीब हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के इतिहास में ये पहला ऐसा केस था जो न कभी देखा गया और न कभी कोर्ट में लड़ा गया। इस कोर्ट हियरिंग में आए सभी जजेस से लेकर लॉयर और पुलिस भी उत्साहित थे क्योंकि वो एक ऐसे केस के गवाह बनने वाले थे जहां लॉटरी जैकपॉट को मैनिपुलेट करके फ्रॉड किया गया हो और कभी किसी ने ऐसे केस के बारे में ना सुना हो। सब ये जानने के लिए बेताब थे कि टिप्टन ने आखिर क्या फ्रॉड किया है और इसे कैसे अंजाम दिया है। सुनवाई के दौरान टिप्टन के एक पुराने दोस्त को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसकी गवाही के बाद एक ये पहलू सामने आता है कि टिप्टन सॉफ्टवेयर टेक्निकल्स में बहुत माहिर है। वो कोर्ट को बताता है कि टिप्टन को कंप्यूटर वायरस बनाने का बहुत शौक है और इन्हीं वायरस की मदद से वो लॉटरी मशीन को कहीं भी बैठकर कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है। टिप्टन के दोस्त के बयान के मुताबिक टिप्टन अपनी इस कला का इस्तेमाल लॉटरी मशीन्स को हैक करने के लिए करता है और उसने $24 मिलियन वाले लकी ड्रॉ के दिन भी टिकट के विनिंग नंबर्स को बदल दिया था। इस बयान के बाद कोर्ट को टिप्टन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुका था और कोर्ट उसे 10 साल की सज़ा सुनाता है। इस सज़ा के बाद टिप्टन और उसके वकील का जो रिएक्शन था उसने लोगों को बहुत कशमकश में डाल दिया, क्योंकि बजाय घबराने और परेशान होने के उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और शांति थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की।
टिप्टन और उसके वकील का ये रिएक्शन देख वहां बैठे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैरत और कशमकश में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर 10 साल की सज़ा होने के बाद कोई कैसे खुश हो सकता है। और यही बात इस केस पर काम करने वाले लोगों ने भी नोटिस और महसूस की थी। उधर पुलिस को भी ये बात बहुत अटपटी लगती है और उन्हें लगने लगता है कि टिप्टन के दोस्त की गवाही महज उन्हें गुमराह करने के लिए थी, क्योंकि उतने बड़े स्कैम का जवाब महज एक गवाही नहीं हो सकती, जिसके बाद टिप्टन को महज 10 साल की सज़ा हुई थी। टिप्टन का केस अब एक लॉटरी टिकट केस से कई बढ़कर एक अनसुलझी कहानी बनता जा रहा था, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे और जिसके बारे में आए दिन अखबारों में खबर छप रही थी। पुलिस को जो सवाल बार बार परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर टिप्टन ने बिना कोई सवाल किए अपनी सज़ा क्यों मान ली, और क्या कोर्ट में पेश की गई गवाही से भी और कुछ ज़्यादा सामने आना बाकी था। बहरहाल टिप्टन को सज़ा सुनाने के बाद ये केस बंद होते हुए दिखाई दे रहा था और इसी दौरान सुनवाई के एक हफ्ते बाद पुलिस के पास एक अनजान कॉल आता है, जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। इस बार फ़ोन की दूसरी तरफ एक आदमी था जो टेक्सास का रहने वाला था। ये शख्स लगातार टीवी पर इस केस को बहुत बारीकी से फॉलो कर रहा था और वो फ़ोन पर पुलिस को बताता है कि 10 साल पहले टिप्टन के भाई ने एक लॉटरी जीती थी, मगर इस लॉटरी प्राइस को किसी अलेक्जेंडर हिक्स नाम के एक शख्स ने क्लेम किया था, जिसकी महज कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई थी। इस फ़ोन कॉल के बाद पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कान खड़े हो जाते हैं और वो ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि टिप्टन दूसरों से लॉटरी प्राइस क्लेम कराने के बाद उनका मर्डर करवा देता है ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले, मगर उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की छानबीन करने पर यह पता चला कि उसकी मौत कैंसर से हुई थी। इस कॉल के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस पूरे केस से एक बहुत बड़े स्कैम की बू आने लगती है, मगर टिप्टन को सज़ा होने के बाद अब उसके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लग रहा था जिसकी मदद से वो इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब पुलिस की मदद से उन सारे लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करता है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अमेरिका में लॉटरी जीती थी। इस लिस्ट में लोगों का आंकड़ा 45,000 तक पहुंच गया और ये लिस्ट बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुलिस और प्रोसिक्यूटर टिप्टन और इस लिस्ट में मौजूद लोगों के बीच कनेक्शन ढूंढना चाहते थे। इतनी बड़ी लिस्ट होने की वजह से पुलिस की एक पूरी टीम को इस इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया, जिसमें उन्होंने दिन रात एक करके इस लिस्ट में मौजूद एक एक शख्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल, उनके पोस्ट और ऑनलाइन चैट्स को खंगालना शुरू किया। वो लोग बस एक पैटर्न की तलाश में थे जो उन्हें किसी भी तरह टिप्टन के स्कैम में शामिल होने का सबूत दे सके और जिससे उन्हें यह पता चल सके कि टिप्टन पहले भी लॉटरी जैकपॉट को मैनिपुलेट कर चुका है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस के सामने एक पैटर्न उभर कर आने लगा, जिसमें उन्हें एडी टिप्टन और लॉटरी जीतने वालों के बीच के कनेक्शंस दिखने लगे। पुलिस को इस लिस्ट से यह पता चलता है कि सन 2005 में टिप्टन के भाई ने $5,60,000 की लॉटरी जीती थी और इसी तरह सन 2007 में रॉबर्ट रोड्स ने भी $7,80,000 की लॉटरी जीती थी। ये दो कनेक्शन पुलिस को साफ इशारा कर रहे थे उस नेटवर्क की तरफ जो पूरे लॉटरी सिस्टम के अंदर काम कर रहा था। कई कनेक्शन और भी सामने आए, जिसमें एक औरत ने $1,15,000 की लॉटरी जीती थी और उसका टिप्टन के साथ पर्सनल रिलेशन थे, और साथ ही साथ सन 2011 में काइल कोन नाम के एक शख्स ने $6,44,000 की लॉटरी जीती थी जो टिप्टन का फेसबुक फ्रेंड था। हालांकि टिप्टन महज एक फ्रॉड के लिए जेल में सज़ा तो काट रहा था, मगर बाहर उसका एक पूरा नेटवर्क था जिसके साथ मिलकर वो इस पूरे लॉटरी स्कैम को ऑपरेट करता था। एक बात और थी जिसने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ये थी कि टिप्टन के नेटवर्क में जितने लोगों ने भी लॉटरी जीती थी उन सभी ने अपने प्राइज मनी जीत के अगले साल क्लेम किया, ना कि उसी साल जिस साल वो लोग लॉटरी जीते थे। और इस केस में भी इसी सेम पैटर्न को दोहराने की कोशिश की गई थी। पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए एमी नाम की उस औरत को अपनी हिरासत में ले लेती है जिसने $1,15,000 की लॉटरी जीती थी और जिसका टिप्टन से पर्सनल रिलेशन था। पुलिस एमी से कहती है कि वो उससे सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे, जिसके लिए एमी फ़ौरन राज़ी हो जाती है। एमी पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो टिप्टन के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी के कहने पर उसने एक खास नंबर के लॉटरी टिकट खरीदे थे, जिसके बाद वो लॉटरी जीत गई और इस जीती हुई रकम को उसने और टिप्टन ने आधा आधा बांट लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस के हाथ इस स्कैम से जुड़ी सबसे बड़ी कामयाबी लग चुकी थी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि टिप्टन को इस विनिंग नंबर के बारे में पहले से कैसे मालूम था, क्योंकि इन सभी लॉटरी मशीन्स को टेम्पर और हैकिंग प्रूफ बनाया गया था। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए पुलिस का ध्यान उस कंप्यूटर की तरफ जाता है जिसे टिप्टन लॉटरी ड्रॉ के लिए इस्तेमाल करता था। पुलिस का मानना था कि उन्हें इसी कंप्यूटर से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और उन्होंने कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाकर उसे वो मशीन सौंप दी ताकि वो बारीकी के साथ उसकी जाँच पड़ताल कर सके। इस छानबीन में उस कंप्यूटर एक्सपर्ट को कुछ अजीब और अटपटा सा मिला, जिससे उसे यह पता चला कि इस कंप्यूटर में एक वायरस कोड डाला गया है जो लॉटरी नंबर्स को अपने हिसाब से बदल देता है। हालांकि ये कोड पकड़ तो लिया गया था, मगर वो कंप्यूटर एक्सपर्ट इसे समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये कोड बहुत ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल था।
हालांकि पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड टिप्टन ही है और कैसे वो हर जीत के बाद आधे पैसे बांट लेता है, मगर ये अभी भी एक सवाल था कि टिप्टन कैसे इस कोड के जरिए लॉटरी नंबर्स का पता लगाता है और उन्हें बदलता है। पुलिस जब इस कोड को क्रैक नहीं कर पाई तब वो तहकीकात के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं और एडी टिप्टन के सामने एक डील रखते हैं। डील ये थी कि टिप्टन उन्हें अपने उस तरीके के बारे में बताएगा जिससे वो लॉटरी नंबर्स बदलकर उन्हें जीतता था और बदले में वो लोग उसकी सज़ा कम करवाएंगे। टिप्टन ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो फ़ौरन इस डील के लिए तैयार हो जाता है। अब टिप्टन पुलिस के सामने वो कहानी बताना शुरू करता है जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। टिप्टन पुलिस को बताता है कि एक दिन वो और लॉटरी कंपनी का अकाउंटेंट साथ बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अकाउंटेंट हंसते हुए टिप्टन से कहता है कि तुम पूरी लॉटरी सिक्योरिटी के इंचार्ज हो, तुम कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं निकालते जिससे लॉटरी नंबर्स का पता पहले ही चल जाए और तुम उन्हीं लॉटरी नंबर्स के टिकट खरीद कर लॉटरी जीत लो। हालांकि ये मजाक में कही एक बात थी, मगर इसने कहीं ना कहीं टिप्टन के दिमाग में स्कैम का एक बीज बो दिया। पहले तो टिप्टन इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल देता है क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि लॉटरी मशीन्स के नंबर को हैक करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना नामुमकिन है, मगर बार बार उस अकाउंटेंट की कई बार टेलर के दिमाग में घूमने लगी। टिप्टन अब बार बार खुद से ये सवाल करने लगा कि क्या वो सिस्टम में लूप होल ढूंढकर उसे मैनिपुलेट कर सकता है और क्या वो लॉटरी नंबर्स को बदलकर लॉटरी की रकम जीत सकता है। और इन्हीं सवालों के बीच वो फैसला करता है कि वो एक बार करके ज़रूर देखेगा। अब टिप्टन पूरे सिस्टम, उसके सिक्योरिटी मेजर्स और लॉटरी प्राइस में दिए जाने वाले चेक्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगा। वो पूरे सिस्टम को अंदर से लेकर बाहर तक बहुत अच्छी तरह जानता था, जिसकी वजह से उसे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो ये कर सकता है। और यही वो वजह थी कि अकाउंटेंट की मजाक में कही बात अब हकीकत बनने वाली थी और टिप्टन एक ऐसे स्कैम को अंजाम देने वाला था जो अमेरिका के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं देखा। टिप्टन के कबूलनामे के बाद पुलिस को पूरे लॉटरी सिस्टम और उस तरीके के बारे में पता चला जिसकी मदद से वो लॉटरी नंबर्स को चेंज करता था। टिप्टन पुलिस को बताता है कि एक कंप्यूटर लॉटरी मशीन से कनेक्टेड होता है और ये कंप्यूटर लॉटरी नंबर्स निकालने के लिए बहुत ही अलग और अनोखा तरीका अपनाता है। ये कंप्यूटर एक गाइगर नाम के एक डिवाइस से भी कनेक्टेड होता है जिसका काम होता है हवा में मौजूद रेडिएशंस का पता लगाना और इन्हीं रेडिएशंस को मेजर करके एक एल्गोरिदम के साथ एक रैंडम और यूनिक लॉटरी नंबर निकाला जाता है। क्योंकि लॉटरी विनिंग नंबर हवा में मौजूद रेडिएशंस के जरिए निकाले जाते थे, इसलिए नंबर्स कुछ भी हो सकते थे और साथ ही साथ ये तरीका इतना पेचीदा और मुश्किल था कि इन लॉटरी नंबर्स को बदलना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि टिप्टन बहुत चालाक था और उसने इस पूरे प्रोसेस में भी एक लूप होल ढूंढ लिया था। टिप्टन ने लॉटरी ड्रॉ वाले कंप्यूटर में एक वायरस कोड डाल दिया था। ये वायरस गाइगर डिवाइस में मेजर होने वाले रेडिएशंस को मैनिपुलेट करता था, जिसकी वजह से उस डिवाइस की रैंडमनेस कम हो गई थी और अब वो डिवाइस 8 या 10 डिजिट के लॉटरी नंबर निकालने के बजाय सिर्फ 4 डिजिट के लॉटरी विनिंग नंबर्स को निकालने लगा। ये डिवाइस अब 50 लाख नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की जगह अब सिर्फ 200 नंबर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके इन लॉटरी नंबर्स को निकालने लगा। टिप्टन इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा था कि किसी को ये बिल्कुल भी शक ना हो कि लॉटरी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसीलिए उसने उस वायरस कोड को इस तरह प्रोग्राम किया कि वो पूरे साल में महज 3 खास डेट्स पर ही एक्टिवेट होता था। 27 मई, 26 नवंबर और 29 दिसंबर, ये वो 3 डेट्स थी जिनमें ये वायरस कोड एक्टिवेट होता था। चूँकि लॉटरी कंप्यूटर इन खास डेट्स पर 200 नंबर के कॉम्बिनेशन से ही लॉटरी नंबर्स निकालता था, इसलिए टिप्टन अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों के जरिए उस डेट में उन सभी टिकट्स को खरीद लेता जिन पर 4 डिजिट का लकी ड्रॉ नंबर होता था। टिप्टन ने अपनी चालाकी से प्लान इतना पेचीदा बनाया था कि ना इसके बारे में कोई सोच पाया और ना ही समझ पाया। उसने पूरे लॉटरी गेम को एक प्रेडिक्टेबल गेम बना दिया जो पूरी तरह एक चांस और किस्मत पर निर्भर करता था। इस खुलासे के साथ साथ टिप्टन ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने इस वायरस कोड के जरिए पहली लॉटरी 10 साल पहले अपने भाई को जितवाई थी। इस पहली जीत के बाद टिप्टन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे लगने लगा कि उसका तरीका पूरी तरह से फुल प्रूफ है और यही वो वजह थी कि वो बार बार अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करके इसे दोहराने लगा। टिप्टन के इन सभी खुलासों के बाद ये पूरा स्कैम एक्सपोज हो गया और चूंकि टिप्टन के कोऑपरेशन के बदले पुलिस ने कोर्ट के सामने उसकी सज़ा कम करने की मांग भी रखी, मगर इस बार कोर्ट ने उसकी सज़ा को 10 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया। टिप्टन, जिसने पूरा खुलासा सिर्फ इस उम्मीद पर किया था कि उसकी सज़ा कम हो जाएगी, मगर ये दांव उल्टा पड़ गया। इस केस की शुरुआत तो एक लॉटरी टिकट विनर को ढूंढने से हुई थी, मगर ये केस इतिहास के सबसे बड़ी लॉटरी स्कैम पर जाकर ख़त्म हुआ, जिसने टिप्टन को एक रिस्पेक्टेड लॉटरी सिक्योरिटी इंचार्ज से इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड बनाकर रख दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।